बेटा आफ्टर द क्लास ना। सर इसके लिए नई नोटबुक बनानी है कि एनएलएम के क्यों? साथ कंटिन्यू करना है? जहां तुम्हारा वाले में कंटिन्यू करेंगे ना, जहां तुम्हारा मन आए वहां लिखो। अच्छा सर। नोट शुड बी सेफ। ऐसा नहीं है कि पन्ने में लिखा पतंग बना के उड़ा दिया उसको। पन्ने को सेफ रखो, सब कुछ सही है। चाहे उसी कॉपी में लिखो, दूसरी कॉपी में लिखो, फर्क नहीं पड़ता। यार कितनी बार समझाऊं एक बात लड़की, उसका फोन बज रहा है, उसे घर पे आटा नहीं है, चावल नहीं है, नमक नहीं है, सब कुछ अभी याद आता है क्या क्लास के बीच में? कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, सब अभी याद आता है तुमको क्लास में। तो व्हेन यू आर इन क्लास, बाजू वाला इंसान मर रहा है, मरने दो उसको। यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट दैट, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड। ओके, अब इससे बड़ी कोई बात होगी बाजू में? इससे बड़ा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आज के बाद अगर किसी ने इधर उधर देखा तो देखना, या तो वो बाहर, फिर वो यहाँ पे नहीं आएगा कभी भी। फ्रिक्शन शायद तुम्हारे जो एनसीईआरटी वाला लेक्चर है उसमें हो चुका है ना? यस सर। तो आता ही होगा। बताओ क्या होता है फ्रिक्शन? बस 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 ओके ओके, आई गॉट इट। हाँ, क्या होता है फ्रिक्शन? सर फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। यस, तुम वैल्यू बता रहे हो। अगर कोई तुमसे पूछेगा नहीं नहीं, अपोजिंग फोर्स नहीं होता फ्रिक्शन, और बिल्कुल अपोजिंग फोर्स नहीं होता। किसने बोला? The friction is a force which acts on a body with the roughness of the surface. सर फ्रिक्शन Which acts on a इज अ body? इलेक्ट्रोस्टैटिक Due फोर्स। to roughness of a surface. रफनेस की सरफेस से आता है, ठीक है आता है, लेकिन वो लगता क्यों है? सर क्योंकि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंप्लीटली एग्री। ओके, फिर सर मतलब ऐसे फिजिकली देखा जाए तो सर सर वो रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करते हैं। रिलेटिव तो मोशन मोशन रेजिस्ट करता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो मोशन को करने के लिए वो फोर्स। फ्रिक्शन डज The नॉट friction is a स्टॉप force मोशन। between two फ्रिक्शन surfaces. डज नॉट रेजिस्ट मोशन। ये जो भी तुमने कहीं पे भी देखा है या तुमको लगता है, इसको याद मत रखना। फ्रिक्शन बस क्या करता है? फ्रिक्शन स्लिपिंग को स्टॉप करता है। मतलब अगर पूरी चीजों को समराइज करें ना, तो फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू स्टॉप द स्लिपिंग। चाहे वो स्लिपिंग फॉरवर्ड हो रही हो या बैकवर्ड हो रही है। अगर मैं पीछे की तरफ स्लिप कर रहा हूं तो फ्रिक्शन आगे लगेगा कि नहीं, स्लिप नहीं होना है। अगर मैं आगे की तरफ स्लिप हो रहा हूं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा कि स्लिप नहीं होना है। मतलब इट्स लाइक इनर्शिया ना, ठीक है। तो पहले हम सरफेस की बात करते हैं। एक तो पहली बात, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट के लिए देयर हैज टू बी टू ऑब्जेक्ट जो कि कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास में ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ये बस उनके की बाउंड्री बनाए, ऊपर ऑब्जेक्ट है, नीचे भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे कितने टाइप के फोर्स लगाएगा? एक तो नॉर्मल, एक फोर्स होता है नॉर्मल जो कि सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये नॉर्मल इस पे नहीं लगेगा, ये इस पे लगेगा, इस वाले पे, नीचे वाली सरफेस में। सर अगर कोई भी मतलब बहुत ही ज्यादा मैसिव है तो ग्रेविटेशनल नहीं ना, ग्रेविटेशन फोर्स और कौन लगाएगा? वो तो मतलब अर्थ लगाएगी ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द सर, मतलब सरफेस। वो हमने सिर्फ ऊपर का सरफेस बनाया, नीचे पूरा अर्थ होगा। यस, नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस पे नीचे वाली सरफेस में कहां की तरफ फोर्स लगाया? एक तो ऊपर की तरफ लगाया नॉर्मल। क्यों लगाया नॉर्मल? नॉर्मल क्यों लगाया, उसका रीजन क्या है? सर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि नॉर्मल फोर्स क्यों लगता है और उसका प्रॉपर्टी क्या है ना। फ्रिक्शन के ऊपर बाद में आएंगे। सर हमने मतलब ऐसे याद किया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके अपोजिट नॉर्मल फोर्स होता है ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। ओके भाई, मैंने हाथ लगाया तो मैंने फोर्स कहां की तरफ लगाया? अंदर की तरफ। इस बोर्ड ने मेरे हाथ पे फोर्स कहां की तरफ लगाया? बाहर की तरफ। वो फोर्स कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ सर। अरे है तो नॉर्मली सरफेस में अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, कौन सा है? नॉर्मल। क्या यहाँ पे ग्रेविटी होने या नहीं होने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। तो ऐसा किसने बोला कि नॉर्मल फोर्स तभी लगता है जब ग्रेविटी होती है?
मतलब जब वो सरफेस के साथ होता है और इक्विलिब्रियम में रहता है क्यों तो ऐसा वैसे- किसने बोला वेदांत? कोई भी सरफेस, एनी सरफेस, सरफेस अगर अपने परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा रही है तो वो फोर्स ही तो नॉर्मल है। तो वो नॉर्मल, इसका परपेंडिकुलर यहाँ आ गया ना, तो फिर यहाँ पे लगेगा नॉर्मल फोर्स। इसका परपेंडिकुलर ऊपर है तो ऊपर लगेगा नॉर्मल। तो ये तो लगाया नॉर्मल। अब नॉर्मल क्यों लगा, नॉर्मल के बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। नॉर्मल फोर्स कैसा होता है? एक तो तो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक, बीच में जो रिपल्शन होता है उसकी एक वजह तो से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दिख रहा है अभी फॉन्ट साइज छोटा हो गया ना, यस सर। थोड़ा बड़ा कोई है। बात नहीं। थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा सर, है, वो अभी मतलब- तक दिख रहा है, अभी तक दिख इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा हुआ है। एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स को देखते हैं। सपोज इस सर ये ग्राउंड, टेंशन जैसा है ना, मतलब तुरंत चेंज होता लिखो मत, जब मैं बोलूंगा तब लिखो, ठीक है। सपोज ये बॉटल है, इसका वेट, इसका मास ½ kg है, इसको मैंने हाथ के ऊपर रखा, तो हाथ में कितना लगाया नॉर्मल? -½ kg। यार ये कौन सा फोर्स का यूनिट है ये? मतलब इसका मास ½ kg है, ½ kg का मतलब कितना होता है? 500 ग्राम, ठीक है। तो मेरे हाथ ने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना लगाया? 5 हाफ न्यूटन, जी। ठीक है ना भाई। और नीचे की तरफ अपना इसके ऊपर mg फोर्स लगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, सही है। है सर। मैंने इसके ऊपर एक और हाथ रख दिया, सपोज इस हाथ का वेट भी ½ kg है। अब मेरे नीचे वाले हाथ और बोतल के बीच में कितना है नॉर्मल फोर्स? 65 न्यूटन। 65 न्यूटन कैसे आ गया गधे? अबे सर, ½ अब एक kg बार- ऊपर रखा है, ½ kg सर, ऊपर रखा है मैंने, सर बॉटल का वेट क्या था सर? ½ kg। हाफ केजी। अच्छा, ½ kg, ओके। ½ kg ये था, ½ kg और ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कितना लगा नॉर्मल? 10 न्यूटन हो गया ना। हाँ सर। तो पहले कितना लग रहा था? 5, अब कितना हो गया? 10। सरफेसेस वही है, बोतल की सरफेस भी वही है, हाथ की सरफेस भी वही है। नॉर्मल फोर्स ने अपनी वैल्यू अपने आप एडजस्ट कर ली। हाँ। इसीलिए बोलते हैं नॉर्मल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तुमको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, फालतू में नहीं मिलेगा। ये सरफेस, ये जो ग्राउंड है, ये कितना भी नॉर्मल होकर लगा सकता है, ठीक है। अगर वेदांत का वेट 100 kg है, वेदांत यहाँ पे खड़ा है, तो ये सरफेस हम कितना नॉर्मल लगाएगी? 1000 न्यूटन। लेकिन अगर कल को वेदांत और बड़ा हो जाए ना, 150 kg का हो जाए, तो यही सरफेस कितना फोर्स लगाएगी? 1500 न्यूटन। 1500 न्यूटन। इसने अपने आप ही एडजस्ट किया ना। तो नॉर्मल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तुमको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा, फालतू में नहीं लगेगा। अब नॉर्मल फोर्स क्यों लगा भाई? हमने पहले बोला सेल्फ एडजस्टिंग, देन देयर हैज टू बी सम रीजन कि क्यों लगा। तो देखो, ये सरफेस है हमारे वाली सरफेस जो अगर नीचे रखी हुई है, और ऊपर एक अपने ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर मास है, तो मास के ऊपर अपना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। सपोज अपने इसी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है ना। तो mg फोर्स विल ट्राई टू टेक इट और डाउनवर्ड। वो चाहेगा ना मैं नीचे जाऊं, इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो वो नीचे आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटी चाहती है तुम नीचे आओ। सरफेस बीच में आ गई, ये क्या बोलेगी? नहीं, तुमको नीचे नहीं आना है ना, तो ये उसको अपोज करेगी। तो अपोज करने के लिए इसका फोर्स कहां की तरफ लगना चाहिए? ऊपर लगना चाहिए। तो देखो, इसके यहां जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और जो इस वाली सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे। तो ऊपर वाले के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा ना, और ये फोर्स किसने लगाया? जो नीचे वाली सरफेस के इलेक्ट्रॉन से उन्होंने, और जो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन इस पे कहां लगाएंगे? नीचे। तो जब हम अपने एफबीडी बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना कि नीचे वाली सरफेस ने ऊपर नॉर्मल लगाया और ऊपर वाली सरफेस ने नीचे नॉर्मल लगाया। जब ये फोर्स, जब ये सारे फोर्स कंबाइंड होके अपने mg के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा ब्लॉक अपने इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब तक इसकी वैल्यू mg से कम है, ये ब्लॉक नीचे आता रहेगा, क्योंकि हमारा जो भी रिजल्टेंट फोर्स है नीचे की तरफ है। नीचे आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। होता है ना, इनवर्सली अपने प्रोपोर्शन आता है। तो यही चीज, इसलिए अगर तुमने वेदांत का वेट कहते मान लो इंक्रीज कर दिया,
तो अब जो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस है दैट विल डिक्रीज। इट्स लाइक सोफा, तुम सोफे के ऊपर खड़े हो तो उसमें जो कंप्रेशन होता है ज्यादा होता है, अब सोफे पे तुम लेट गए, अब कम होता है, अल्टीमेटली फोर्स तो उसने लगाना है, mg लगा। बट वो तो स्प्रेड आउट हो यस, अब देखो जैसे कि ये हमारे पास सोफा है, अब तुम स्टैंडिंग पोजीशन में आ गए, यहाँ पे लेटे हुए थे, अब तुम्हारे पास सपोज कांटेक्ट में इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 थे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है दिस शुड बी इक्वल टू नॉर्मल। तो अगर 2 ही लोगों को उतना ही फोर्स लगाना है तो फोर्स की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टेंस कैसा होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट ज्यादा अंदर तक जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इतना अंदर नहीं जाएगा। यही रीजन है कि सोफे के ऊपर जब तुम खड़े होते हो, जब स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हो तो कंप्रेशन ज्यादा होता है, और लेट जाते हो तो कंप्रेशन कम, बट अमाउंट ऑफ नॉर्मल इज सेम। अगर तुम्हारे ऊपर एक और इंसान बैठ गया तो क्या वो कंप्रेशन बढ़ जाएगा ना, तुम्हारे ऊपर एक और इंसान बढ़ गया तो अल्टीमेटली इन दोनों को फोर्सेस को अपने बैलेंस करना है, तो अब इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा सच दैट वो दोनों बैलेंस हो जाए। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई जो नॉर्मल फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना तुमको चाहिए उतना ही मिलेगा। सपोज एकदम से ग्रेविटी खत्म हो गई, है ही नहीं ग्रेविटी, तो क्या होगा, नॉर्मल विल आल्सो बिकम जीरो, क्योंकि ये फोर्स है रिपेल कर करके उसको इतना दूर ले आएगा कि अब हमारे बीच में कोई फोर्स नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नॉर्मल फोर्स ने जो मोशन को कहां की तरफ अपने अपोज किया, अलोंग द नॉर्मल, है ना। ऑब्जेक्ट चाहता था कि मैं अलोंग द नॉर्मल आऊं, लेकिन सरफेस ने उसको रोक दिया कि भाई नहीं, रुक जाओ। सेम चीज हमारे पास फ्रिक्शन में होती है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन का टेंडेंसी है अलोंग द सरफेस, ठीक है, अलोंग, इफ टू सरफेसेस which आर इन कॉन्टैक्ट, तो पहली बात तो कॉन्टैक्ट में होना ही पड़ेगा क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है। 2 सरफेस जो कि कॉन्टैक्ट में है, उनके बीच में आइदर रिलेटिव मोशन इज देयर, या तो ऑलरेडी स्लिप कर रहे हैं, और मैं तो कहा ना अभी मतलब, या तो स्लिपिंग हो ही रही है, देखो ना स्लिपिंग हो रही है, या फिर सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन वैसा। हाँ उस पे आते हैं अभी, आइदर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग, है ना, रिलेटिव मोशन का मतलब ही होता है स्लिपिंग, या फिर स्लिपिंग की क्या टेंडेंसी है। तो दोनों ही केस में, इन दोनों ही केस में सरफेस applies a opposite force along the surface, to stop slipping। उसका पर्पस यही है कि मुझे along the motion जो हो रहा है उसको मुझे स्टॉप करना है। तो ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं फ्रिक्शन। तो सरफेस फोर्स लगाती है 2 टाइप के, एक लगाती है सरफेस के अलोंग जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और एक हम बोलते हैं नॉर्मल जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। दोनों ही फोर्स कैसे हैं, मोशन को अपोज कर रहे हैं। कौन सा मोशन, रिलेटिव मोशन, स्लिपिंग को अपने अपोज कर रहे हैं। ये करता है अलोंग द नॉर्मल, ये करता है अपने अलोंग द सरफेस। अगर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है, वेदांत यहां बैठा हुआ है, क्या इसके ऊपर कुछ अपना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, कर रहा है सर। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा बे, क्यों नहीं सर? क्यों क्यों एक्ट कर रहा है, चल अरे वो डायग्राम रेशो बना, रुक जा, ये वेदांत यहाँ पे खड़ा है, हाँ सर। इसका एफबीडी बनाते हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं, एक mg, हाँ एक नॉर्मल। क्या इसकी हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट की वो टेंडेंसी है, नहीं नहीं, सर, भाई कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है। उसको ग्रिप नहीं मिलेगा ना उसके बिना, मतलब फ्रिक्शन होता है। अरे किसने बोला ये चल रहा है, ये बस खड़ा है। सर खड़े होने के लिए भी तो ग्रिप चाहिए, नहीं तो सर फिसल जाएगा। क्यों चाहिए भाई, खड़े होने के लिए फ्रिक्शन नहीं चाहिए तुमको,
भाई तुम्हारा जो भी mg फोर्स है वो तो इससे अपने बैलेंस हो गया ना नॉर्मल से, हाँ तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में अगर कोई फोर्स नहीं है तो कोई इंसान हॉरिजॉन्टल में क्यों जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं तो जाए ये अपने बैलेंस हो गए। लेकिन अब सपोज कोई वेदांत को पुल कर रहा है, किसी ने यहां की तरफ फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, अब ये एफ एक्सटर्नल चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना राइट हैंड साइड में जाए, है ना, यही फोर्स जो है ये फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इस फोर्स को बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, कि ये फोर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब ये फोर्स है, ये फोर्स क्या चाहेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहां जाए, राइट हैंड साइड में, लेकिन जो मेरा सरफेस है नीचे वाला जो अपना ग्राउंड है वो कैसा है, वो उसे लेफ्ट में स्टेशनरी, अपोज करेगा। वो तो स्टेशनरी है। तो अगर एक चीज स्टेशनरी है, एक चीज ऊपर से कहता है राइट हैंड साइड में जाएगी, तो इसके रेफरेंस फ्रेम में उसका रिलेटिव मोशन है, स्लिप कर रहा है, तो कहते हैं फ्रिक्शन कहां लगेगा, बैकवर्ड सर बैकवर्ड। तो फ्रिक्शन लगेगा। क्यों लग रहा है, वो चाहता है कि स्लिपिंग ना, ठीक है, चलो लिखो। हाँ हाँ, तो mg है ना नॉर्मल, चाहे मैं तुमको ऐसे खड़ा रखूं ये या होकर लेटा दूं, उतना ही है ना तुम्हारा वजन, तो mg फोर्स तो उतना ही है ना, चाहे मैं इस मार्कर को ऐसे रखूं तो भी mg फोर्स ही लग रहा है, ऐसे रखूंगा तो भी mg फोर्स ही लग रहा है, तो मेरे सरफेस में कितना फोर्स लगा है टोटल इसको अपने बैलेंस करने के लिए, mg। सर हाँ सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है स्टॉप के बाद में, हाँ, स्लिपिंग स्लिपिंग, Stop स्लिपिंग, फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग को स्टॉप करने का ट्राई करेगा। हाँ अरे रुक जा, अभी आने दे, तो आगे क्यों जा रहा है, सर हाँ आने दो आने दो, अभी तो मैं कहता फ्रिक्शन की अपना डेफिनेशन क्या है, मैंने स्टैटिक काइनेटिक नाम ही नहीं लिया अभी तो। सर बट जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन भी आगे की तरफ लगता है ना। रुको रुको, आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ, रुक जा रुक जा। देखो तुमको क्वेश्चन पूछना चाहिए जो चीज मैंने करवा दी है, जो चीज मैं करवाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में, उसके ऊपर अभी से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, सर क्योंकि हमें हमने किया हुआ है, फिर डाउट आता है। तो रुक जाओ ना, सब्र। तो मान लो स्प्रिंग रखी हुई है नीचे, तो स्प्रिंग कंप्रेस होएगी ना, ज्यादा है, सही है। तो ये यहाँ पे कितनी स्प्रिंग लगी हुई है, 2, यहाँ पे कितनी स्प्रिंग लगी हुई है, 5 ना, तो इसके ऊपर एक और मैंने रख दिया बोतल, तो अब उसका मास कितना हो गया, तो फिर कितना फोर्स लगेगा, कितनी बार बोला दिमाग को क्लास में लेके आया कर। हाँ तेरी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे मानो। होता ही ना, पूरे एनएलएम में क्या कर रहे थे, यही तो कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट को कोई पुल करता था तो एक्सेलरेशन होता था, तो फिर होगा ही ना। हर चीज को मैं बार बार रिपीट करूं क्या, हो गया, हाँ भाई सब लोग, हो गया सर। राइट वाला मिटा दो।
हटा दूं इसको भी? तो पहले एक अपना एग्जांपल है, तुमने हर किसी ने ये इस टाइप के एग्जांपल किए ही होंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैंने घर के अंदर जाना और किसी हैवी ऑब्जेक्ट पर पुश करना, स्लोली स्लोली फोर्स को इंक्रीज करना, और फिर देखना कि वो, जैसे कि सपोज ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अलमीरा रखा हुआ है घर पे, तुम खाली बैठे हो घर पे, तुमने इस पर पुश किया, तुमने फोर्स लगाया F, सपोज इसका मास है 25 kg, तुमने पहले इसके ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाया तो स्लिप होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कुछ फोर्स की तुमको अपने वैल्यूज दे रहा हूं, ये फोर्स, Static ये मेरे friction. पास फ्रिक्शन, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन। तो मैं बता रहा हूं, जब फोर्स की वैल्यू है 100 न्यूटन, तुमने बोला एक्सेलरेशन 0, तुमने बोला 200 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0, फिर तुमने बोला 400 न्यूटन, और तुमने बोला एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ तीनों केस में कितना फ्रिक्शन लग रहा है? तो पहले दो में 0 लग रहा है। 0 लग रहा है। अबे एक्सेलरेशन 0 है। नहीं, अगर मैंने ऑब्जेक्ट पे 100 न्यूटन का फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट हिला ही नहीं, तो तब फ्रिक्शन 0 है। -100 सर -100 न्यूटन। देखो माइनस नहीं बोलते हैं कभी भी, अभी ये प्लस माइनस छोड़ दो, वी विल ऑलवेज बिलीव इन एरो। हम बोलेंगे कि इसके ऊपर सर पीछे की तरफ 100 न्यूटन, पीछे की तरफ 100 न्यूटन। हम फ्री बॉडी डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ लगेगा और यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट केस में 100, सेकंड केस में 200। 200। मैंने फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज किया, ठीक है। थर्ड केस में 200। अबे गधों 200 ये कर गया। अरे तो 400 लगेगा तो 0 हो जाएगा। फ्री बॉडी अपने अंदर इसका वो बना डायग्राम, तो इस पे यहाँ की तरफ कितना लगा? सर वो लास्ट 400। न्यूटन, यहाँ पे लगा होगा फ्रिक्शन, यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर 2 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 400 माइनस एफ इक्वल टू 25 इंटू 2। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 350 न्यूटन। अरे फोर्स इक्वल टू मास इनटू हाँ सर एक्सेलरेशन, समझ गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई? 350 न्यूटन। तो अब मुझे बताओ, ब्लॉक यहाँ पे था, मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फ्रिक्शन कितना लगा? 100। मैंने 200 लगाया तो कितना लगा? 200। तो फ्रिक्शन भी एक कैसा फोर्स हो गया? एडजस्टिंग फोर्स हो गया। तुमको जितना रिक्वायर्ड है क्या उतना ही लगेगा? सर Yes, ऐसा sir. नहीं है, क्योंकि 400 में बाद में वो 350 लग रहा है, 400 थोड़ी लग रहा है। क्या चीज? मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक वो एडजस्ट होगा। यस यस यस। हाँ, तो मैं सिर्फ यहाँ तक की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो यहाँ तक की बात करो। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है? जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज माय एडजस्टिंग फोर्स। जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उतना ही लग रहा है, बट इट हैज ए लिमिटिंग वैल्यू। भाई कभी ना कभी तो ऑब्जेक्ट हिलता ही है ना। तो मतलब फ्रिक्शन कहता है कि मैं यहां तक तो तुमको मैं रोक सकता हूं, इसके बाद अगर तुमने फोर्स लगाया तो यू विल स्लिप। मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन हैज एन लिमिटिंग वैल्यू, उस वैल्यू के बाद में ऑब्जेक्ट विल स्लिप। तो इस एग्जांपल से क्या कंक्लूड किया हमने? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना, बट हैज लिमिटिंग वैल्यू। सर अगर हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन 0 होगा ना फिर? अगर फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 0। फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट की मोशन की अब टेंडेंसी है। अगर मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया तो मोशन की अब टेंडेंसी नहीं है, अगर अपना टेंडेंसी नहीं है तो फिर कहते हैं फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। अच्छा सर समझा। तभी तो बोला कि फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, इफ रिक्वायर्ड इट विल बी देयर, इफ नॉट देन, है ना। ठीक, रीजन। अब ये चीज हमने कह तो दी कि भाई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन ऐसा क्यों लगा? तो देखते हैं रीजन। पहला रीजन होता है कि जो हमारी सरफेस होती है वो स्मूथ नहीं होती है। जैसे अगर तुमने एनएलएम में देखा होगा,
रुक जाओ अभी यार, पहले बोर्ड को पूरा भरने सर दो। माइक्रोस्कोपिकली देखे तो माउंटेन्स Roofs and जैसा है। ridges. हाँ तुम लोग पूरा है ना कितने रट्टा मार के आए हो नहीं एनसीईआरटी का। सर कुणाल सर ने बताया था शुरू में। कुणाल सर ने बताया। हाँ तो जैसे कि हमारे क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इतने न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो स्मूथ वर्ड काम में लेते हैं। स्मूथ का मतलब क्या होता है एकदम। लेकिन अगर तुम सरफेस को जूम करके देखो, आजकल बहुत अच्छे फोन के अंदर कैमरे बहुत अच्छे आते हैं, तुम एक काम करना, हाथ के ऊपर जूम करके देखना, फुल जूम करके तुमको स्ट्रक्चर दिख जाएगा जिगजैग वाला। हर चीज का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है जिगजैग टाइप का, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे तो स्मूथ ही दिखता है, ठीक है ना। तो अगर तुम देखोगे ना तो जो स्ट्रक्चर होता है कोई भी सरफेस का वो कुछ ऐसा होता है, ये है। इसके ऊपर एक और सरफेस मैंने रखी हुई है तो उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होगा। सर नहीं दिख रहा सर, करके देखा। तुम एक काम करो, अच्छा फोन खरीद के लो। फोन सर अच्छा अच्छा ही नहीं। फोन है सर, पर उसमें सिर्फ 30x से जूम होता है। हाँ सर तो वो surface- माइक्रोस्कोप fingerprint से होगा ना दिखता सर, हाँ, फोन से कैसे तो दिखेगा? उससे ज्यादा नहीं तो दिखता सर फोन में। सरफेस जो होती है वो थोड़ी सी रफ होती है। अब हर सरफेस की जो रफनेस है वो अलग अलग होती है। हमारे कहते थे घर के अंदर जो फ्लोर होता है वो इतना रफ नहीं होता, लेकिन बाहर का जो है रोड होता है वो तो रफ होता है ना, होता है। यस, तो तुम जितना स्पीड से बाहर रोड पे भाग सकते हो उतना स्पीड से अपने घर के अंदर नहीं भाग सकते हो। घर के अंदर भागोगे ना गिर जाओगे। क्यों? क्योंकि उतना फ्रिक्शन तुमको मिलेगा ही नहीं, तो वो ज्यादा स्मूथ होता है सर। स्मूथ होता है ना। और उसके ऊपर पानी वानी अगर तुमने कुछ गिरा दिया फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी, हाँ सर। फिर तो फ्रिक्शन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। सर वो रोड के बीच में है सर, वो पैलेट टाइप से बनता है तो उसके बीच में भी थोड़ा स्पेसेस रहता है तो ज्यादा फ्रिक्शन रहता है। हाँ क्या बोल रहे हो? तो जो रोड होता है ना सर उसमें मतलब एक थोड़ा सा सॉलिड से पैलेट टाइप बन जाते हैं, वो उससे ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है और दोनों Yes. उसके बीच में भी स्पेस रहता हम्म, तो हमको चलने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। कैसे? सपोज ये हमारे पास में सरफेस है, मैं ऐसे खड़ा हूं स्टैंडिंग पोजीशन में, मेरे को आगे चलना है, तो भाई मेरी बॉडी तो हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्स नहीं लगा सकती ना, मैं अपने ऊपर ही थोड़ी ना फोर्स लगा सकता हूं। मेरे ऊपर अगर कोई और, तुमने जो जो कहते फ्री बॉडी डायग्राम बनाए होंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करते हो तो क्या कहते हो, इस ऑब्जेक्ट पे सराउंडिंग ने जितने फोर्स लगाए हैं उनको रिप्रेजेंट करते हो, और फिर लिखते हो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। है। सर वो तो इंटरनल अगर फोर्स इक्वल टू जीरो वाला पार्ट बोल रहे हैं। कौन सा? इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू जीरो वाला पार्ट जब सिस्टम लेते हाँ हैं। यस यस यस। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं फ्लोर पे, अगर मुझे आगे चलना है तो देयर हैज टू बी सम एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि मेरे ऊपर लगे और मैं आगे जाऊं। मैं सरफेस पे खड़ा हूं, हॉरिजॉन्टल में कौन फोर्स लगा सकता है मेरे ऊपर? सरफेस, और कोई तो है ही नहीं। और सरफेस हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लगाती है उसे क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। 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 तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आई कैन नेवर मूव ऑन द फ्लोर, मैं आगे सर जा ही हम नहीं फ्लोर पाऊंगा। को पीछे पुश करते हैं इसलिए हम आगे बढ़ पाते हैं ना। यस, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैंने फ्लोर पे पीछे की तरफ फोर्स लगाया, पांव यूं, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड पे पीछे फोर्स लगाया, तो ग्राउंड ने कहां लगाया मेरे ऊपर? आगे। अगर सरफेस स्मूथ होती तो मेरा पांव स्लिप हो जाता यार पीछे, मैं अपने गिर जाता। तुम चाहे तो अपने घर जाके कर लेना। हाँ, ऑयल लेके आना किचन से, उसको फ्लोर पे डालना और फिर उसके ऊपर यूं करना, तो तुमको इतना जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उतना अवेलेबल ही नहीं होगा एंड यू विल स्लिप। तो फ्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो सरफेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो सरफेस ही आ गई कि सरफेस कैसी है। सरफेस में ऐसे, यही रीजन है कि हमारे शूज चप्पल वगैरह के जो नीचे होती है सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होती है। अगर एकदम स्मूथ हो गई तो फिर तुम्हारे गिरते रहो। और होता भी है बारिश के अंदर, जब चप्पल जूते ज्यादा घिस जाते हैं तो फेंक देते हैं ना, नहीं तो फिर गिरते रहो। ये शेप है। तो अगर मान लो सपोज ये वाली सरफेस फिक्स है, सपोज एक बार के लिए, और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया एक एक्सटर्नल, ये हमारा ड्राइविंग फोर्स हो गया। अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो हमारा फ्रिक्शन भी 0 है। अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ उठा के ले जाऊं तो दिक्कत ही नहीं है ना फिर तो क्या दिक्कत है, उठा के ले जाओ, शेप चाहे जिगजैग हो या फिर कैसा भी, क्या फर्क पड़ रहा है। तो उसके अंदर भी कहते हैं फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। उसका रोल कब आएगा? व्हेन यू आर
स्लाइडिंग, जब पुश करेंगे स्लाइडिंग कर रहे हो ना इस सरफेस के अलोंग, तो सरफेस के अलोंग करोगे, तुमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो ये जो है ना जिगजैग, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे वो, तो मतलब वो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है रुका हुआ है, तुमने फोर्स को कहते हैं इंक्रीज किया, थोड़ा सा और इंक्रीज किया, तो भी जिगजैग को तुमने क्रॉस नहीं किया, फिर तुमने बहुत सारा फोर्स लगा दिया, तो अल्टीमेटली तुम क्या हुआ, जिगजैग एंड ब्रेक हो जाएगा और तुम ऊपर से आ उड़ जाओगे। जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग तो है, लेकिन एक है लिमिटिंग वैल्यू भी है, कि भाई उसके ऊपर उसके हाथ में नहीं है कुछ भी, उसके बाद तो वो सब कुछ तुम आगे ले जाओगे स्लाइड करवा के। ठीक है, एक इसको बोलते हैं तो इंटरलॉक। ऐसा क्यों बोलते हो कि फिर वो अपोजिंग नहीं है? अपोजिंग ये तो है ना, अपोज करता है ना। सर आपने तो बोला, मैंने कब बोला अरे वो opposing रेजिस्ट force है? बोला था। सेकंड एक चीज होती है कोल्ड वेल्डिंग बोलते हैं, नाम सुना है? नहीं सर। Yes, हाँ? sir. कभी एक आइस क्यूब के ऊपर एक और आइस क्यूब रखो, चिपक जाता है हाँ सर। है ना? अब उसको स्लाइड कराओ, क्या स्लाइड होगा? नहीं होगा ना, चिपक गया ना वो। सेम चीज हर टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ होती है। अब जो बॉन्डिंग है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि भाई तुम्हारे मटेरियल कैसे हैं। तो सपोज एक सरफेस ऐसे है, ठीक है, उसके ऊपर एक और सरफेस रखी हुई है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, थोड़ी देर तक अगर रखे हुए हैं तो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन जाएगा। इंटरमोलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है? सेम काइंड ऑफ। सेम टाइप अगर ऑक्सीजन के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर। लेकिन ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन पे लगा रहा है तो इंटरमोलिकुलर। तो यहाँ पे दो सरफेस के बीच में बॉन्ड बन गया, इसलिए हमने बोला इंटरमोलिकुलर तो बड़ा बॉन्ड। आइस में सर सिर्फ H2 तो होता है? हाँ, आइस में तो H2 तो होता है? क्या बोल रहे हो? आइस में सिर्फ H2 तो होता है, तो इंट्रामोलिक्यूल क्यों नहीं हुआ? तो उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी तो अलग अलग है। सर बट वो मॉलिक्यूल सिर्फ किस? अरे वो तो एग्जांपल दिया, आइस वाला एग्जांपल हर कोई लाइफ के अंदर देखता है, इसलिए एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो कोई भी अगर दो सरफेस ऐसी रखी हुई हैं तो उनके बीच में जो कोई ना कोई तो होगी बॉन्डिंग। अब तुमको स्लाइड कराओ, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कब करेंगे? जब तुम्हारे ये जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड है ब्रेक हो जाएंगे, है ना? अगर ब्रेक करने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, तो अगर तुमने कम फोर्स लगाया तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करो, कभी ना कभी तो बॉन्ड है ना टूट ही जाएंगे। तो इन्हीं दोनों रीजन की वजह से बोलते हैं कि जो फ्रिक्शन है उसके लिमिटिंग वैल्यू मतलब आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम थिंग्स विल मूव, थिंग्स विल स्लाइड एक्चुअली, है ना? क्या उसके बाद में फ्रिक्शन को लगेगा? अरे भाई ये ऑब्जेक्ट अगर थोड़ा सा आगे जाएगा, पीछे वाली खाली आगे वाले क्रेस्ट को तो जो आगे वाली सरफेस है उसके साथ भी इंटरलॉकिंग होएगी, तो फोर्स तो लगेगा। ये सरफेस भी आगे वाले सरफेस से कांटेक्ट में आएगी, तो वो वहां भी इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड बनेंगे, तो वहां भी फोर्स तो लगेगा। एकदम नहीं टूटता ना, एकदम स्मूथ थोड़ी हो जाएगा। अगर एकदम स्मूथ हो गया तो फिर कहते हैं कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो स्लिप हो जाएगा फिर तो। हाँ, यस। तो यहां से ये जो चीज है, इसी चीज से एक्सपेरिमेंटली देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा ग्राउंड पे, ये ऑब्जेक्ट को रखा और फोर्स लगाया इसके ऊपर, फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने ग्राफ बनाया पहले, यहाँ पे मेरा एफ एक्सटर्नल मतलब मेरा ड्राइविंग फोर्स, यहाँ मेरे पास फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट किया धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करना, तो अप टू अ सर्टेन पॉइंट माय ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव, है ना? तो उस पॉइंट तक जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, अरे बेटा अभी मत लिखो भाई, कहीं नहीं जा रहा है बोर्ड, यही। Up to a certain point the object will not move. Till that point my external force is equal to friction force. अभी सुन रहा है सबको? हाँ सर एक लीनियर कर्व होगा y equals to x टाइप का। फ्रिक्शन क्यों नहीं है?
यहाँ रख ले भाई। तो देखो अप टू स्टार्टिंग में y इक्वल्स x टाइप रहेगा। ये लो, यहां तक मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। सपोज इस पॉइंट को मैंने O बोला, इस पॉइंट को O बोला, O to A, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्लिपिंग की बात करूंगा। क्योंकि फ्रिक्शन तभी लगता है जब स्लिपिंग की टेंडेंसी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज नॉट स्लिपिंग मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो सेम है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप कितना होगा? 1 हाँ 1 1 तूने क्या पूछा? स्लोप पूछा ना? सर y हाँ, इक्वल्स टू हाँ। x टाइप है ना, तो 1 रहेगा ना स्लोप। 1 रहेगा हाँ, क्योंकि x इक्वल है भाई। इसको इसको इक्वल होना है तो एंगल को 45 होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक O to A तक हम जितना फोर्स लगा रहे हैं फ्रिक्शन का अमाउंट भी उतना ही है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये यहां तक आ गया। यहां से लेकर यहां तक जो मेरा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा स्टैटिक है ना, स्लिप नहीं कर रहा। तो O से A तक जो मेरा फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और मैं कह सकता हूं ना स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। यस, तुमको जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है ना। सपोज तुमने फोर्स की वैल्यू लगाई 2 न्यूटन, फिर तुमने लगाया 4 न्यूटन। इस पॉइंट पे कितना स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है? 2। यहां पे कितना लग रहा है? 4। तो तुमको जितना चाहिए उतना ही मिल रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। धीरे धीरे तुमने फोर्स को इंक्रीज किया, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि भाई सारे इंटरलॉकिंग बॉन्ड सब टूट गए और ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है। तो वो पॉइंट ये वाला है, इसको बोलते हैं एफ एस मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट विल मूव। तो जो हमने वो अपने अलमीरा वाला क्वेश्चन किया था जिसमें हमने जब 400 न्यूटन का फोर्स लगा दिया था तो ऑब्जेक्ट मेरा मूव हो गया था, तो मतलब कि दैट इज बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। अब रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट एक बार मूव करना स्टार्ट कर देता है ना तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। अब उसको एक्सप्लेन कैसे करें? एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि भाई तो वो स्किप कर सकता वो जो ये जो चीज है, ये जो इंटरलॉकिंग हो रही है, ये अब कहते मोशन में है। मोशन में है तो इसके पास इनर्शिया। इनर्शिया है ना, मोमेंटम है इसके पास में, तो थोड़ी बहुत इंटरलॉकिंग तो ये अपने आप ही तोड़ देगा। जैसे एक बॉल है, एक बॉल को तुमने कहते शीशे के ऊपर रखा, क्या वो शीशा टूटता है? नहीं। उसको फेंक के मारो तो टूट जाएगा ना, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है। सेम चीज, अगर ये जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट था ये कहते हैं अपना स्लिप कर रहा है, तो अब जो इंटरलॉकिंग है उसको थोड़ा बहुत तो अपने मोमेंटम से अपना ब्रेक कर देता है वो। और अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है तो ये जो है कोल्ड वेल्डिंग भी इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। एक आइस को दूसरी आइस पे स्लिप करते रहो तो क्या वो ना चिपकेगा उसके ऊपर? नहीं, उसको रखना पड़ता है ना। तो वही चीज है। तो इन सब चीजों से हमने ये कंक्लूड किया कि जब ऑब्जेक्ट एक बार कहते हैं मोशन में आ जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे ही मैं इस पॉइंट के बाद में एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया तो ऑब्जेक्ट विल स्लाइड। ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा तो जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ये आ जाए, ये यस कम हो जाएगा ना, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कहते हैं कांस्टेंट हो जाएगी सब। सर अभी तो मतलब मैं यहाँ और पर क्या बता रहा फ्रिक्शन था कम अभी, होके कांस्टेंट हुआ ना। कम होके कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि अब जो इंटरलॉकिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही है, ना ही जो कोल्ड वेल्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो पा रही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जो बॉन्ड्स है वो स्टेबल ही नहीं हो पाएंगे, इतने में उनको ब्रेक होना है। तो देखो, तो ये जो रीजन है मेरा, इसमें इसमें कैसा लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट तुमको दिए हुए हैं तो तुमको अलग अलग लेने हैं। अगर दिए हुए नहीं है तो बस स्टैटिक काइनेटिक का जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है।
तो यहां से हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया भाई, अब माई ऑब्जेक्ट विल मूव। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी किस चीज पे डिपेंड करती है, बताओ मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड नॉर्मल करेगी? रिएक्शन। व्हाई नॉट ऑन मास? हाँ सर, मास भी। हाँ, और सर जी की वैल्यू भी। फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है जो अभी हमने बताई, हाँ तो पहले बात का हाँ ये हाँ हाँ सब कुछ लिखना है, लिख लो चलो। देखो आज जो है ग्रुप के ऊपर मैंने पीडीएफ में डाला है ना, उसमें सब है कलरफुल, और उसमें हैंडराइटिंग भी अच्छी है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। हाँ क्या क्या बोल रहा है, जोर से बोलना, क्योंकि ये दोनों y और x की वैल्यू सेम है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन जिसका y इक्वल टू x होता है। तो जो आपने पीडीएफ डाला उसमें फ्रिक्शन एनएलएम में इंक्लूडेड है ना, वो पीडीएफ में? एक्चुअली हाँ, देखो लॉज ऑफ मोशन, तो जब तक तुम्हारे ऑब्जेक्ट मोशन में रहेंगे वो अल्टीमेटली कहानी तो वही है ना, लॉज ऑफ मोशन। चाहे Yes, वो sir. कहते हैं सर्कुलर मोशन हो, चाहे अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, रोटेशन मोशन हो, एक्चुअली मोशन। तो चैप्टर का नाम चाहे कहते कुछ भी हो, तो इसलिए मैंने उसका पीडीएफ अलग से डाला है। सर उसमें वैसे ही दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। हाँ तो वो बस इसलिए कि तुमको और पता लग जाए कहाँ क्या है। यस, वो ग्राफ नीचे आ गया। अभी अभी तो बताया था कि हाँ, अगर एक ऑब्जेक्ट स्लिप करना स्टार्ट कर दिया है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है, फिर वो इतना अपोज नहीं कर पाता है। सर अगर हम हाँ। मतलब वो जो कांस्टेंट हो जाए जैसे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शंस, तो हम्म। सर सपोज वो फोर्स का वैल्यू x है, और अगर हाँ। हमको बोल दिया है कि वहां पे फ्रिक्शन सपोज कुछ 50 न्यूटन लग रहा है, तो हाँ। फोर्स ढूंढो, तो मतलब वो तो दो पोजीशन पे 50 हो रहा है ना, एक तो वो यस एफ यस, मैक्स के नीचे और एक वहाँ पे, लेकिन तो मतलब दो लेकिन x आएंगे। हाँ तुम बोलोगे कि मैं एक के अंदर वो स्टेशनरी है, एक के अंदर वो ना मोशन में, तो तुमको यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से मोशन में जा रहा है या कहते हैं मोशन से स्टेशनरी में आ रहा है। Okay, sir. अरे एक सिंपल एग्जांपल देखो यार, आई डोंट नो तुमने देखा होगा नहीं, कभी देखा है हाईवे वगैरह पे कहते हैं बस खराब हो जाती है, कार वार खराब हो जाती है, लोग क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं, आओ सब लोग उसको पुश करो, सब लोग पुश करते हैं। तो बस जब स्टेशनरी होती है तो काफी लोग आते हैं धक्का मारने के लिए, लेकिन जब बस एक बार हम कहते हैं मोशन में आ जाती है तो आधे लोग तो हट जाते हैं, फिर भी वो आधे लोग इसको आगे ले जाते हैं, क्यों? यही है, स्टैटिक फ्रिक्शन हमें ओवरकम पहले स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए वी नीड यू नो बिगर फोर्स। बिगर फोर्स मतलब कि अब ज्यादा लोग चाहिए मुझे। एक बार स्टार्ट हो गया मोशन, तो अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कम हो गई है, तो ठीक है थोड़े बहुत लोग ही आगे ले जाएंगे अब उसको। हाँ तो उसको तो अपने कम लोग ले जाते हैं आगे, तो उनको फिजिक्स नहीं आती है, लेकिन उन्होंने ये चीज अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तुम लोग फिजिक्स आने के बाद भी नहीं कर पाओगे। हो गया, चलो फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? वो पहली चीज तो सरफेस ही आ जाएगी, सर रफनेस। बस उसके अंदर क्या सरफेस ही आ गया ना, अब वो उसकी हाँ, मर्जी सर। है भाई। पहली चीज सरफेस कैसी है, और किसी एक सिंगल सरफेस पे नहीं करेगा, दोनों सरफेस, ये और ये। सपोज मैं ही हूं, मेरे जो शूज हैं, मेरे शूज अगर ये जो फ्लोर है इस पे अगर भाग रहे हैं या बाहर ग्राउंड पे भाग रहे हैं, दोनों के अंदर में अलग अलग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है? तो सरफेस का मतलब होता है बोथ सरफेस, जो कि कांटेक्ट में है। सेकंड जो मेरे पास में आता है वो आता है नॉर्मल।
सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे। काफी लोग बोलते हैं सर मास पे भी डिपेंड करता है, तो करता है मास पे? कर सकता है सी, इट्स नॉट अबाउट कर सकता है, करता है कि नहीं करता है? करता है सर, कि L equal to नहीं oppose करता। करता है सर ना। अगर वो नॉर्मल पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब हम बोलते हैं नॉर्मल मास पे तो डिपेंड करता ही ना, तो मतलब ऐसा किस, वैसे ही। एक सेकंड, ऐसा किसने बोला कि नॉर्मल हमेशा मास पे डिपेंड करता है? सर इस हमेशा नहीं इधर 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 इधर, इस मार्कर पे मैंने अंदर की तरफ फोर्स लगाया, मान लो 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया अंदर की तरफ, तो इस मार्कर पे ये लोग बोर्ड ने कहां पे लगाया नॉर्मल? बाहर की तरफ, बाहर के अपना 100 न्यूटन। हाँ। क्या उसको फर्क पड़ता है कि इसका मास कितना है? नहीं ना। नहीं सर। नहीं तो मास के ऊपर तो अपने डिपेंड नहीं करता। सर, भाई तुमने कभी कभार तो तुम- करता है ना, पर तुमने अभी तक ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, तो उस केस के अंदर वो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमेशा ऐसा ही होगा। तुम तो वो बात कर रहे हो कि सर एक इंसान गया घर से, उसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि जो भी इंसान घर से निकलता है उसका एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा नहीं होता ना, उसकी किस्मत खराब थी। तो तुम एक स्पेशल केस की बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट एन जनरलाइज। देखो अब एक सिंपल सा एग्जांपल, तुम कह रहे हो ना कि ऐसा क्यों, मास पे डिपेंड क्यों नहीं करता, नॉर्मल पे क्यों करता है? ये मेरे पास में दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, ये सरफेस सपोज ब्लैक वाली है, ये मेरा फ्लोर है, और ब्लू वाला मेरा बॉक्स है। तो दोनों सरफेस तो कांस्टेंट हो गई, ठीक है? मान लो ऊपर वाला प्लास्टिक है, नीचे वाला आयरन है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सपोज इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो 100 न्यूटन है, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा वो कितना है? 100। 100 न्यूटन। 100, मान लो इसका मास 50 केजी है सपोज, ओके ओके। अब ऐसे तुमने, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। क्यों होगा बे? अभी तो स्टार्ट ही अरे हुआ है 100 स्लिप न्यूटन करना। का फ्रिक्शन है, 100 न्यूटन का फोर्स है, तो वो जीरो हाँ हो जाएगा ना रिजल्ट। भैया, बोल रहा हूँ कि इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 है, मतलब ये 100 लगाए तो हिलने लग गया, बस। हम उसके आगे नहीं जा रहे हैं कि क्या वेलोसिटी होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। 50 केजी, ठीक है। अब सपोज एकदम से ग्रेविटी बढ़ गई, सपोज तुम इसको लेके कहते अपना चांद पे चले गए, चांद पे ग्रेविटी कम है, चांद पे चले गए, क्या तुमको अभी भी 100 न्यूटन का फोर्स ही लगाना पड़ेगा वो उसको मूव करवाने के लिए? हाँ बताओ। हाँ नहीं, सर, वो सरफेस पे डिपेंड करेगा ना। सरफेस तो वही है, हाँ तो ऊपर वाला रबर है, नीचे वाला मेरा आयरन है, तो क्या सरफेस तो चेंज हुई ही नहीं। सर अब पर मुझे बताओ, इंटरलॉकिंग शायद मतलब बढ़ जाएगी ना, तो एफ मैक्स की वैल्यू बढ़ क्यों बढ़ी, जाएगी। क्यों बढ़ी इंटरलॉक? सर मतलब आपने इंटरलॉकिंग का जैसे डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा गैप था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से। अभी सपोज ग्रेविटी बढ़ गई तो वो गैप हाँ। थोड़ा कम हो जाएगा ना। या तो हाँ, तो एक सेकंड, ठीक है, कंप्लीटली एग्री। तो तुम कह रहे हो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इंक्रीज हो जाएगा? ये सर एफ मैक्स की क्या, वैल्यू थोड़ी हाँ, बढ़ जाएगी। क्या इस ऑब्जेक्ट का मास चेंज हुआ? नहीं। हाँ तो मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स मास पर डिपेंड नहीं करता नहीं सर, नहीं है सर ना? वैसे मतलब अपना इस टाइम हमने ग्रेविटी बढ़ाई तो नेक्स्ट टाइम हम मास बढ़ाएंगे तो भी वो mg का फोर्स बढ़ जाएगा, तो वैसे अरे तो सेम मैं लॉजिक। तो डिपेंडेंसी देख रहा हूं ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल पे। चलो इतना मास रखा तुमने, ऊपर से इसके ऊपर एक और वो लगा दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाली जो स्केल पे होता है ना, उसपे तो हाँ। ग्रेविटी वर्क नहीं करती ना। यस, तो मुझे बताओ, सपोज इसके ऊपर एक इंसान और खड़ा हो गया, एकदम खड़ा हो गया इसके ऊपर, ओके? आप बताओ, अब इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए क्या 100 न्यूटन फोर्स सफिशिएंट है? नहीं, नहीं होगा ना, क्यों? होगा ना सर। कैसे होगा? नहीं सर, ज्यादा भाई तुम घर पे जाके देख लो, एक तो खाली चेयर को तुम स्लाइड करो, एक चेयर के ऊपर किसी को कौन बिठा दो, उसके बाद में स्लाइड करो, तो कौन से केस में स्लाइड करवाना इजी होता है? खाली चेयर को ना। फिर तो इस केस के अंदर कहते मतलब कि सरफेस वही है, ये जो ऑब्जेक्ट है मैं इसी ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट का मास भी उतना ही है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? नॉर्मल बढ़ because the गया। normal force has increased at the bottom.
ठीक है, नॉर्मल फोर्स ही करता है डिसाइड कि जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग कितनी स्ट्रांग होएगी, उनके बीच में जो कोल्ड वेल्डिंग है वो कितनी स्ट्रांग होएगी। ठीक है, मास वास कुछ नहीं, ना ही कहते क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह, कुछ नहीं, सिर्फ इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अरे क्यों कर रहा है भाई? बिकॉज ऑफ अ ग्रेविटी। तो तुम हमेशा मोशन को वर्टिकल के अंदर ही क्यों एनालाइज कर रहे हो? तुम ऐसे भी तो करो, बताओ इस ऑब्जेक्ट में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसके ऊपर क्या फ्रिक्शन आएगा? इसके मास को इंक्रीज कर दूंगा तो भी क्या हुआ, फर्क पड़ेगा कुछ? फिर तो कह रहा हूं ना, तुमने एक स्पेशल केस ही मोशन का पढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाओगे तो एक्सीडेंट होगा ही होगा। ठीक है, सबका नहीं होता है। तो सेम चीज, अगर नॉर्मल फोर्स तुमने मास इंक्रीज किया, ग्रेविटी इंक्रीज की, लेकिन उसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ा? नॉर्मल। जब भी किसी चीज की डिपेंडेंसी जब चेक करते हैं ना, तो हम सारे अदर फैक्टर को कांस्टेंट रख के उस एक चीज को चेंज करते हैं। तो हमने चेंज किया तो हमें पता लगा कि नॉर्मल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब एक नोट, डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, लेकिन इंटरलॉकिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना अंदर नहीं गया है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा स्टैंडिंग पोजीशन में होता है तो इंटरलॉक कम होते हैं, लेकिन वो ज्यादा अंदर तक होते हैं ना। हाँ, तो बस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे और इस पे। और ये भी कौन सा, स्टैटिक वाला, क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट मेरा हिला नहीं है ना। तो हम यहां से इसको कंक्लूड करके लिखते हैं कि जो मेरे पास में एफएस मैक्सिमम होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस। ठीक है, अब हर सरफेस के लिए हम वो लगा देते हैं, अपना कांस्टेंट लगा देते हैं। तो म्यू एस क्या होता है? म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर तुमको क्वेश्चन में स्टैटिक और काइनेटिक के अलग अलग दिए हुए हैं तो फिर तुम यहाँ पे मतलब ऐसे लगाओगे म्यू एस और म्यू के। अगर क्वेश्चन में अलग अलग दिए हुए नहीं है तो सिर्फ इतना ही लिखोगे कि फ्रिक्शन मैक्सिमम इक्वल टू म्यू है। अगर तुमको उनके कहते अलग अलग वैल्यूज है नहीं दी हुई, 90% क्वेश्चन में नहीं देते हैं, तुमको एक ही वैल्यू देते हैं, उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक और बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट, लोग कहते हैं म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तुम कहोगे सर मैंने तो 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए, सबके अंदर म्यू की वैल्यू है लेस देन 1 थी, इसका मतलब म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं, म्यू की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी, एनीथिंग। कहीं कोई सर मतलब फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो सकता है। म्यू सर मतलब इन कैन बी ग्रेटर देन 1, म्यू कैन बी लेस देन 1, म्यू इक्वल टू 1, ऑल पॉसिबल। मतलब हम ज्यादातर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आता है। ज्यादातर का मतलब क्या होता है यार? ये तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 तो क्या लिखोगे? हाँ तो सही नहीं है पर बस फॉल्स। बस इतना ही। चाहे तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, 1000 के अंदर म्यू की वैल्यू 1 से कम हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। सर एक डाउट है सर, आपने बोला कि fx max इज प्रोपोर्शनल टू n। यस। तो जो वो मून पे लेके गए थे जब भी हम सर, हाँ तब क्योंकि वो सरफेस पे मतलब ग्रेविटी उस पे एक्ट कर रही थी, हाँ तो सर वो n इक्वल्स टू mg ऑफ मून। मून, यस। तो तो भाई fs max तो कम हो वहाँ जाएगा ना सर? हाँ fs max तो कम हो जाएगा ना फिर अर्थ और मून के रिस्पेक्ट। हाँ, हाँ भाई वहाँ ग्रेविटी पे कम हो रही है। हाँ हाँ ग्रेविटी कम है ना मून की, तो वहां पे स्लाइड करवाना आसान है। हाँ वही पूछ रहा सर, ठीक है। हाँ हाँ उधर कम है, लेकिन अगर तुम किसी और है ना प्लेनेट पे लेके जाओगे जहां पे तुम्हारे पास ज्यादा है तो एफएस मैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हें ज्यादा हो जाएगा, स्लाइड करवाना मुश्किल होगा। हाँ तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब देखो हमने सब कुछ देख लिया, फॉर्मूला वर्मूला सब देख लिए,
अब स्टोरी खत्म। अब अपने कहते हैं ना वो बस एबीडी शुरू। तो अल्टीमेटली हमारे एग्जाम में ये नहीं आता है, हमारे एग्जाम में वो डायग्राम ही आएंगे, है ना। तो यस अब बढ़ेगा। अरे क्योंकि इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो गई ना। तुम बताओ ना, इस खाली चेयर को मैं हिला सकता हूँ, लेकिन तुम इसके ऊपर बैठे हो, क्या मैं तुमको स्लाइड करवा सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, है ना। ब्लॉक रखा हुआ है, 5 kg का ब्लॉक, मैंने फोर्स लगा रखा है और तुमको इन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.4। तुमको फोर्स की वैल्यू दी हुई है, तुमसे पूछा फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। फोर्स की वैल्यू 10, 20, 30, बताओ जल्दी। अब तुमको यहाँ पे मैंने म्यू की वैल्यू एक ही दी है ना, मतलब स्टैटिक भी यही है, काइनेटिक भी यही, ठीक है। सर एफ ऑफ 0 10 एंड 20 न्यूटन का जो फोर्स है उसमें एफ 10 और 20 न्यूटन होगा और एक्सेलरेशन दोनों का क्या? 0 होगा। एसी बंद कर दो। तो लास्ट वाले में 20 होगा F और एक्सेलरेशन 30 वाले में 10 न्यूटन होना, ये 20 न्यूटन ही होगा। तो लास्ट वाले में 2 होगा एक्सेलरेशन। हाँ देखो, तो जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो हाउ टू कहते हैं थिंक अबाउट द क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना तो ठीक आ ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले क्या देखना है, क्या फ्रिक्शन लगेगा? हाँ लगेगा सर। क्यों लगेगा? भाई ये मैंने force बोला कि ऑब्जेक्ट पे मैंने सरफेस के अलोंग एक फोर्स लगा रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट की सरफेस के अलोंग मूवमेंट की टेंडेंसी है। अगर सरफेस के अलोंग मूवमेंट की टेंडेंसी है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया हुआ है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट। और कहां एक्ट करेगा? अपोजिट। क्यों? ये मेरा ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट ही आएगी ना फ्रिक्शन, ये लग गया। अब मोशन कब होगा? जब मेरे ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ी हो जाएगी। तो सबसे हाँ, पहले सर। निकालो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन सर 20 न्यूटन 20 तो न्यूटन आ रहा है। 0.4 इंटू एन, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी? इन 50 वर्टिकल डायरेक्शन तो एक्सेलरेशन ऑफ द 20 ब्लॉक इज न्यूटन आ 0। रहा है, 15 to 0.4। तो ये यहाँ पे कितना लगेगा? 5g, और इसके ऊपर लगेगा नॉर्मल, उसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 50। तो 50 इंटू 2 कितना आएगा? 20। सर 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। मतलब कि जब तक ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन से कम है, माय ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव। तो जीरो नहीं, 0 नहीं जीरो सर। जीरो 0 0 और पहले एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। जब हम इसको फिल करेंगे ना टेबल को, तो पहले इसको ये लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखूंगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू 10, 20। 20। बट व्हेन माय फोर्स इज 30, नाउ माय ऑब्जेक्ट विल मूव। ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर मैक्सिमम। मैक्स लगेगा। तो मैंने पहले फ्रिक्शन लगाया मैक्सिमम, सर तो 30। हाँ बोलो। सर मेरा एक डाउट है कि बोलो। वो नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन तो इसमें लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल में, तो फिर Yes. वो ये क्यों कर रहा है? तो नॉर्मल फोर्स तो होएगा ना, नॉर्मल की वजह से ही तो फ्रिक्शन आता है। वही नॉर्मल लग रहा है, इसका मतलब क्या है? 2 ये मीटर है। ब्लॉक इस सरफेस के साथ में इंटरलॉकिंग वगैरह कर रहा है। यस सर। हाँ, तो अगर मैं स्लाइड कराऊंगा तो इंटरलॉक्स ब्रेक करने पड़ेंगे ना। ओके सर। कम हो जाता है क्या? मैंने अब वहां पे मैंने एक लाइन तुमको और भी बताई थी, अगर तुमको काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ यही है, यही है सब कुछ, स्टैटिक भी यही है, काइनेटिक भी यही है, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ सारे क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा 1-2 दिन, उसके बाद मैं काइनेटिक पे आऊंगा, ठीक है। हाँ तो फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग। तुमको किसने बोला कि हमेशा 20 न्यूटन लगेगा? किसने बोला? इस चेयर के ऊपर कितना फ्रिक्शन लग रहा है?
क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसको जब मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 है बे। तो 10 उसको मिल जाएगा, तो मिल गया, वो खुश है अपनी लाइफ में। लेकिन जब 30 लगाया तो उसको फ्रिक्शन कितना मिल सकता है? 20। उसने हाथ खड़े कर दिए, भाई अपन इतना ही कर सकते हैं, अब तुम देख लो अपना, जो कि मैं करने वाला हूं 2 महीने बाद में तेरे साथ में। आई डोंट नो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, है ना? तो बस हो गया, ठीक है, चलो और करो। सपोज चलो इसी ब्लॉक को रख देते हैं, 5 kg रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी सेम है 0.4, लेकिन अब जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है। सर मैं उस उसका मैंने लगाया कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। 50 Newton with angle 37 degree. Now tell me, what is the value of friction? What is the acceleration of the block? Will the block move or not? अब इधर देखना, तू बोर्ड इधर है कि इधर है? पूरा यार तुम डायग्राम को देख के कैसे बोल देते हो कि हो जाए? हाँ, क्या हुआ? क्या? तू आगे देखना, तू इधर क्यों देख रहा है? सर वो मूव करेगा क्योंकि कंपोनेंट जो है ना 40 न्यूटन से आता है। हाँ, तो पहले एक सेकेंड यार, तुम इतना जल्दी आंसर कैसे देते हो? पूरा एनालाइज करो। सर क्या? बहुत फास्ट है यार, तुम बिना कहते डायग्राम बनाए आंसर बता रहा है। अरे हाँ सर, वो म्यू एस एन भी निकालना तो पड़ेगा। लिखो ना, तुमको लिखने में क्या तो शर्म क्यों आती है? देखो यहाँ पे कंपटीशन नहीं हो रहा है कि मैंने आंसर जल्दी दे दिया मुझे चॉकलेट मिलेगी, मैं नहीं दूंगा चॉकलेट किसी को। तो आराम से सॉल्व करो, अच्छे से पूरा डायग्राम। भाई मैंने भी सब कुछ बनाया ना, मैंने ये भी बनाया मैंने, तो ये तो कोई नहीं बनाता, फिर भी मैं तो बनाता 16 हूँ। न्यूटन है क्या? लिखो, एग्जाम में गलती नहीं होगी, यही छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में होती हैं। फिर सर कहते हो सर बस नॉर्मल इसको फोर्स 4 सर मार्क्स पड़ जाते। 80 न्यूटन आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है अपना 80 न्यूटन क्या आता है भाई? नॉर्मल। नॉर्मल? हाँ क्यों आएगा 80? नहीं, क्योंकि उसका नॉर्मल यार 20 30 आएगा, आता है वो ऊपर उड़ सर जाएगा, 30 लॉन्च हो जाएगा। नहीं बेटा, तुम पहले एक काम करो, अच्छे से बनाओ पहले, कहते सर कह रहा हूं कोई नॉर्मल कंपटीशन 30 नहीं हो सर रहा है। एक मिनट रुकिए सर। आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अपने पास सर बहुत टाइम। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 8 न्यूटन आ रहा है। आराम से कर, आराम से। 12 आ रहा है मैक्सिमम। तो 16 न्यूटन। देखो अब तुम्हारे साथ साथ में मैं 16 न्यूटन मैक्सिमम आ रहा है। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं भाई, आराम से करो ना, सब्र से। सर निकालना क्या एक्सेलरेशन की नेट फोर्स? इस क्वेश्चन में क्या फाइंड कर सकते हो बताओ? सर मतलब फोर्स तुम मैक्सिमम। खुद सोचो एक बार, मतलब एक्सेलरेशन बस फ्रिक्शन, इसके अलावा और क्या कर सकते हो? सर 12 न्यूटन। फ्रिक्शन? यस सर, मैक्सिमम फ्रिक्शन। ओके चलो ठीक है, क्या बाकी लोगों का देखते हैं तो क्या आता 16 आ रहा है। सर 8 आ रहा है। है। देखो अब तुम्हारे सामने 3 लोगों ने डिफरेंट आंसर बोल दिए। क्या है आंसर? पहले बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नॉर्मल? नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? सर 20। तो एक सेकंड, बिना नॉर्मल निकाले तुम आंसर कैसे निकाल सकते हो? हाँ सर नॉर्मल 20 आता सर 80 आ रहा है। हाँ, ये होता है ना है। ओ, ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट इसी ओ में क्या कहते हैं ना, 4 मार्क्स क्वेश्चन के तो गए, कोर्स हुआ है ना। नेगेटिव वाला और चला गया। 20, यस। सर 0. सर 8 आना चाहिए। 8 आएगा सर। यस सर। कहाँ निकाला? डायग्राम है जरा, उसका एबीडी क्या है, कंपोनेंट क्या है फोर्स के? बट अगली बार मैं भी क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, देखो ऐसे देखो भाई सब लोग, अगली बार मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ बोर्ड पे। बेवकूफ पता। सर 8 न्यूटन। 8 न्यूटन, यस। मैक्सिमम फ्रिक्शन की, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 8 न्यूटन। मतलब जब तक मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या है?
सर वो 40 न्यूटन नहीं सर 50 न्यूटन वाला ही फोर्स है ड्राइविंग। नहीं 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 नहीं, इसका ये वाला कंपोनेंट है 40 न्यूटन सर सर, 40 50 न्यूटन cos Okay, sir. 37 40 50 cos 37 होता है 40 न्यूटन। इसका ऊपर कंपोनेंट क्या बन जाएगा 30 न्यूटन 30 50 न्यूटन sin 30 न्यूटन। 37 30 न्यूटन। तो देखो, और यहाँ पे इसका mg एक्ट कर रहा है 50 न्यूटन। तो अब सोचो, क्या इस ब्लॉक का वर्टिकल में एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, नीचे नहीं। वाला फोर्स ज्यादा है, तो मतलब कि ग्राउंड विल अप्लाई सम नॉर्मल। तो इसकी 20 वैल्यू न्यूटन। कितनी आएगी नॉर्मल की वैल्यू? 20 न्यूटन। 20 ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां लगेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? म्यू 0.4 इंटू 28 न्यूटन। मतलब जब तक कि ये जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन से ज्यादा नहीं होगी, माय ब्लॉक विल नॉट मूव। लेकिन 40 है, उसको मूव करना ही पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 40 माइनस 8, ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये बन जाएगा 32/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसे करते हैं ताकि सबको समझ में आए। ठीक है? चलो बस इतना करेंगे। अब देखो होमवर्क लेक्चर 7 जो पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, उसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल 1 2 3 4 ये कर रहे हैं। बस एक बार इतना ही काफी है, इतना ही कर लो। सर ये चैप्टर ये पार्ट टेस्ट तक हो जाएगा? नहीं नहीं, पार्ट टेस्ट के अंदर फ्रिक्शन के क्या 2 लेक्चर आएंगे, एक आज वाला और एक जो है मंडे को लेऊंगा वो वाला, 2 लेक्चर। ओके सर। एंड कर दो मीटिंग। हाँ सर कर Yes लीजिए sir, thank you sir, Sir. bye sir. Thank you, sir.